हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं आप लोगों के लिए एकदम न्यू सीरीज की एक्सप्लेनेशन लाई हूँ जो कि आज ही रिलीज हुई है। अब हमेशा की तरह ये एक ऐसे बंदे की कहानी है जिसकी कल्टीवेशन काफी ज्यादा वीक और पुअर है, लेकिन यहाँ तिरंगे सा ट्विस्ट ये डाला गया है कि अगर उसे अपनी कल्टीवेशन इम्प्रूव करनी है तो उसे हर बार मरना होगा। अब ये मामला क्या है और वो ये कैसे करेगा, ये जानने के लिए आप लोगों को बिना स्किप किए हुए ये पूरी वीडियो लास्ट तक देखनी है। तो चलिए बिना देरी किए गए ही इस यूनिक से कॉन्सेप्ट वाली स्टोरी को करते हैं शुरू। अब इस तरह की सीरीज जो हमेशा की तरह ये कहते हुए शुरू की जाती है कि 1000 साल पहले तो 100 साल पहले ये हुआ था वो हुआ था, बट यहाँ हमें एक सिंपल सा सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जंगल में कुछ लोग चल रहे होते हैं और इन बंदों में से जो सबसे ज्यादा यहाँ थका मांदा होता है वही हमारी इस सीरीज का मेन लीड है। इसका नाम लिवॉन है। ये सभी बंदे जीनी नामक सेक्ट के डिसाइपल हैं जिन्हें एक मिशन दिया गया है और मिशन ये होता है कि इस पूरे कॉन्टिनेंट को 2 बराबर हिस्सों में बांटा गया है, जिसके एक हिस्से को डेमन सेक्ट पाथ कहा जाता है और दूसरे हिस्से को राइटियस पाथ कहा जाता है। अब उस डेमन डायनेस्टी में टोटल 12 सेक्ट होते हैं जो कि पिछले 100 साल से अपना कहर लगातार बरसाते जा रहे हैं और इनका आतंक इतना ज्यादा बढ़ गया है। इन्हें रोकने के लिए राइटियस पाथ के जो सेक्ट्स हैं वो लगातार काम करते हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों से ये अपना काम करने में नाकाम रहे हैं, जिसके कारण उन डेमन्स का प्रकोप काफी ज्यादा बढ़ गया है। अब आगे ये सभी जो डिसाइपल्स है वो राइटियस पाथ के साइड की तरफ से है, तो इन्हें ये मिशन दिया जाता है कि वो इस जंगल वाले एरिया में एक डेमन को हंट करे और यही करने के लिए ये सभी इसे वीरान जंगल में आए थे। लेकिन जैसा कि मैंने शुरुआत में ही बताया था कि हमारी ये जो मेन लीड लिवान है वो काफी ज्यादा वीक कल्टीवेटर है, क्योंकि इस मामूली से ठंड से बचने के लिए यहाँ शराब का सहारा लेता है। उसकी एक दोस्त है जिसका नाम आरो है जो कि यहाँ लिवान की काफी ज्यादा केयर करती है। यहाँ उसने अपना ओवरकोट लिवान को दे दिया होता है, ये कहते हुए कि हमारे सेक्ट के जो लीडर है पता नहीं उन्होंने आखिर लिवान को हमारे साथ चलने के लिए क्यों इंसिस्ट किया, जानते हुए कि ब्रदर लिवान जो है वो काफी ज्यादा सिक और वीक है। जिसपे एक दूसरी लड़की यहाँ आरो से कहती है कि हमें भी ठंड लग रही है लेकिन तुम हमारी चिंता तो नहीं कर रही हो। जिसपे आरो उनसे कहती है कि तुम पिछले कई सालों से प्रैक्टिस कर रहे हो, जिसके कारण तुम्हारी कल्टीवेशन काफी ज्यादा स्ट्रांग है और तुम्हारी कल्टीवेशन लेवल के स्ट्रांग होने के कारण ही तुम लोगों को इस ठंड का कोई असर नहीं होगा। तुम्हारे अराउंड वो नेचुरल प्रोटेक्शन बना रही है, लेकिन लिवान तुम लोगों जैसा नहीं है। फिर भी लीडर ने यहाँ लिवान को आने के लिए पता नहीं क्यों इंसिस्ट किया। अब वो बंदा जो कि इन्हें गाइड कर रहा होता है इन सबको शांत रहने को कहता है, बताता है कि यहाँ पे डिमंस कभी भी आ सकते हैं, इसीलिए डिस्ट्रैक्शन से बचे रहो। आगे आरो इस पे कहती है कि इन डिमंस का भी अजीब है, पिछले कुछ महीनों से इनके जो लगातार अटैक्स है काफी ज्यादा बढ़ते ही जा रहे हैं। जिसपे होंग बताना शुरू करता है कि कुछ महीने पहले की बात है, उनके इस कॉन्टिनेंट शेंजाओ के नॉर्थर्न इलाके में एक डिमोनिक टाइड आया था। ये एक अलग ही टाइप का बवंडर होता है जो कि उस डिमोनिक डायनेस्टी के द्वारा क्रिएट किया जाता है। वो डिमोनिक डायनेस्टी के जो डिमंस होते हैं वो हमला करने के लिए इसी डिमन टाइड का इस्तेमाल करते हैं। अब आगे यहाँ लिवॉन कंटिन्यू करते हुए बताना शुरू करता है कि हर 100 साल में इस तरह का लार्ज स्केल में एक बड़ी सी लहर आती है जिसे हम डिमन टाइड कहते हैं। ये इतना ज्यादा भयानक और खतरनाक होता है कि अब तक इसके आने के रीजंस का किसी को भी नहीं पता चला है। मैजिशियंस का ये भी कहना है कि ये जो डिमन डायनेस्टी के लोग होते हैं वे एक खास तरह का डार्क मैजिक करते हैं, जिसके कारण डिमन टाइड के चपेट में जो भी आएगा वो उस पे भी डिमंस का पोजीशन हो जाएगा और फिर वो पूरी तरह से डिमन में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, जिसके कारण उसकी जो शक्तियां हैं वो 100 गुना ज्यादा इनहेंस हो जाएंगी। जिसपे होंग यहाँ पे बताता है कि लिवान ने जो कुछ भी अभी कहा है वो बिल्कुल सही है, लेकिन हम भी राइटियस पाथ की तरफ से हैं। हम अपने आखिरी दम तक उन डिमंस का सामना करते रहेंगे और किसी भी तरह से अपनी साइड को उनके कब्जे में नहीं आने देंगे। अब आगे होंग यहाँ एक खास चीज के बारे में बताता है। ये एक भविष्यवाणी है जिसके बारे में बताया जाता है कि एक बंदा ऐसा आएगा जो कि हेवन और अर्थ की पावर अपने पास पॉजेस करेगा और उसमें ऐसी अपार शक्ति होगी जो कि हमारे इस राइटियस पाथ यानी धर्म मार्ग के रास्ते को उन डिमन के प्रकोप से बचाने के साथ साथ पूरी डिमन डायनेस्टी का ही खात्मा करेगा। वो एक बहुत बड़ी भीड़ को लीड करेगा और उन डिमंस का खात्मा कर देगा, लेकिन आज तक किसी को भी नहीं पता है कि वो राइटियस मैन कहाँ है जिसके हाथे वो डेस्टिनी लगेगी और वही बंदा कहलाएगा लॉर्ड ऑफ डेस्टिनी। अब इतनी कहानी सुन करके आरो जो होती है लिवान से कहने लगती है कि ब्रदर तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। जिस पे लिवान उसे कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम हमारे सेक्ट में बस कुछ ही साल पहले आई हो और मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी कल्टीवेशन लेवल इतनी होगी कि तुम मुझे प्रोटेक्ट कर सको।
जिस पे आरो से कहती है कि तुम्हारे खुद की लियांग शॉट स्किल जो है वो अभी 9th लेवल पे पहुंची है और ये लेवल ना काफी ज्यादा लोएस्ट है, तो इस लेवल पे तुम अपनी प्रोटेक्शन तो कर ही नहीं सकते हो, तो मेरी प्रोटेक्शन क्या करोगे। ये सुन के तो लिवान की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिसपे आरू पूछने लगती है कि आखिर तुम रो क्यों रहे हो। लिवान यहाँ रोते रोते कहने लगता है कि मेरे साथ यहाँ बहुत बुरा हुआ है, मेरे बाद आने वाले जितने भी डिसाइपल्स थे वे सभी मेरे से हायर रल में कल्टिवेट कर चुके हैं, तो आखिर मैं क्यों इतनी लोएस्ट रल में अटका हुआ हूँ, जिसके कारण सभी मेरा मजाक उड़ाते और मुझे दूध पीता बच्चा समझते हैं। कि तभी अचानक से यहाँ होंग रुक जाता है और उन सबको बताता है कि हम काफी दूर निकल आए हैं, लेकिन इस जंगल में ना तो मैंने किसी चिड़िया को अब तक देखा है ना ही किसी जानवर को। इसका मतलब है कि जरूर कुछ गड़बड़ है, वो डिमंस हमारे आसपास ही होंगे, इसीलिए सावधान हो जाओ। अब सभी लोग अपने हथियार निकाल लेते हैं और उस डिमन का सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं कि इतने में ही एक बहुत ही भयानक हंसी के साथ कोई इंटर करता है, जो इनसे कहने लगता है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस जंगल के इतने वीरान इलाके में मुझे इतना गरम गरम और जवान खून चखने को मिलेगा। अब आगे हमें वही डिमन टाइड का बवंडर नजर आता है, जो कि अपने साथ एक खतरनाक डिमन को लाया है। अब ये जो डिमन है उस डिमन डायनेस्टी की तरफ से उन 12 डिमन सेक्ट में से एक सेक्ट जिसका नाम फैंटम फायर सेक्ट है उससे आया है, जिसपे वो डिमन उनसे कहता है कि अच्छा हुआ कि तुम लोगों को मेरे बारे में कुछ जानकारी है, लेकिन बैड लक ये है कि तुम सभी अब मेरे चंगुल में फंस चुके हो, इसलिए यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा सकोगे। अब उस डिमन के पास एक बर्निंग स्टोन की पावर होती है, जिसके बारे में वो कहता है कि अगर ये आग किसी को छू भी लेती है तो उसे इतनी ज्यादा तकलीफ होती है कि वो ऑन द स्पॉट ही मर जाता है। अब इधर इस डिमन ने उस फायर को उनकी तरफ फेंक दिया होता है, लेकिन वे सभी इस अटैक को डॉज कर लेते हैं और अपनी जान बचाने के लिए उस आग से बचते हुए भागने लगते हैं। लेकिन यहाँ जो लिवान होता है वो वहीं पे सुन खड़ा रह जाता है और उसके हाथ कांपने लगते हैं, जैसे कि वो भूल ही गया हो कि यहाँ भागना कैसे है। इतने में वो जो ग्रीन फायर होती है वो लिवान के पैरों से टच हो जाती है, जिसके कारण उसे आगे बढ़ पाना और भी ज्यादा मुश्किल हो रहा था। अब वो जो डिमन होता है यहाँ लिवान को जान से मारने के लिए उसी फायर को इसकी तरफ फेंकता है। तभी हमें एक सिस्टम यहाँ पे ओपन होती हुई दिखाई देती है, जो कि यहाँ पे बार बार लिवान से पूछने लगती है कि होस्ट को यहाँ पे अपनी उदारता दिखाते हुए एक ऑप्शन को चूज करना होगा, और वो सिस्टम उसे बार बार पूछ रही होती है कि क्या होस्ट यहाँ पे मरने के लिए तैयार है। अब यहाँ तो पहले लिवान इस बात को इग्नोर कर देता है और उससे कहने लगता है कि मुझे पागल समझा है क्या जो मैं यहाँ पे मरने के लिए तैयार रहूंगा। आगे वो अपने आप को बचाने के लिए उस आग से बचते हुए भागने लगता है, क्योंकि कोई भी नहीं चाहेगा इस तरह की लाइफ एंड डेथ की क्रिटिकल सिचुएशन में उदारता के साथ मरना पसंद करना। लेकिन फिर यहाँ पे लिवान को सिस्टम की आवाज सुनाई देने लगती है, जो उसे उदारता के साथ यानी जेनरसली मरने के लिए कह रही होती है। आगे वो आग इन सभी को मारने के लिए तेजी से बढ़ रही होती है। इससे पहले कि यहाँ पे आरो उस आग की चपेट में आ पाती, लिवान एक काइंड हार्टेड बंदा भी होता है, जो कि अपने दोस्त को यहाँ पे मरने नहीं दे सकता, इसीलिए वो आरो को आग के सामने से हटा देता है। लेकिन इस चक्कर में एक टहनी से फंस के गिरने के कारण वो ही उसी आग के चपेट में आ जाता है। यहाँ लिवान की पूरी बॉडी जलने लगती है और उसे यहाँ बचाना चाहती थी, लेकिन होंग जो होता है वो उसे अपने साथ ले जाता है कि अब कोई फायदा नहीं है, हम लिवान को नहीं बचा सकते हैं। अब आगे हम उस डिमन को देखते हैं जो कि लिवान की मौत का तमाशा खड़ा होकर देखने लगता है। लिवान की पूरी बॉडी यहाँ आधे से ज्यादा जल चुकी होती है और वो सोचने लगता है कि उसने कितना ज्यादा कुछ अपनी लाइफ के बारे में सोचा था कि वो दुनिया का नंबर 1 मास्टर बनेगा, लेकिन उसे पता नहीं था कि आज उसकी मौत इस तरह से होगी। आगे वो अपने उन्हीं दिनों को याद करने लगता है कि वो जब एक छोटा सा लड़का हुआ करता था और जिस दिन उसने अपनी इस जीनी सेक्ट को ज्वाइन किया था, उसके मास्टर ने उसे सिखाया होता है कि अपनी कल्टीवेशन को अगर इम्प्रूव करना चाहते हो तो तुम्हें पेशेंस के साथ प्रैक्टिस करनी होगी, तभी तुम पावरफुल बन पाओगे और डिमंस का मुकाबला कर पाओगे। क्योंकि हमारी सेक्ट का ही यही उद्देश्य है कि यहाँ पे जो भी डिसाइपल प्रैक्टिस करने के लिए आते हैं उनका बस यही कर्तव्य होता है कि वो लोगों की रक्षा करते हैं उन डिमन से। अब आगे उसी सेक्ट में वो अपनी प्रैक्टिस तो करता था, लेकिन उसकी बॉडी पे कुछ इफेक्ट नहीं होता है, इसके कारण वो बार बार यहाँ निराश हो जाया करता था और यहाँ मास्टर से कहने लगता है कि आखिर ये किस तरह की लिवान शॉट टेक्निक है। चाहे जितनी भी उस शॉट टेक्निक की वो प्रैक्टिस कर दे, उसके पल्ले कुछ पड़ता ही नहीं। इतने साल हो गए हैं सेक्ट में इस स्किल का यूज करते हुए, लेकिन आज तक उसने एक पेड़ तक नहीं काटा है। मास्टर यहाँ पे आते हैं और लिवान उनसे कहने लगता है कि वो काफी ज्यादा स्टूपिड है, वो कभी भी इस स्किल को नहीं सीख पाएगा, जिस पे मास्टर उसे मोटिवेट करते हुए बताते हैं
कि ये एक 10,000 साल पुराना मार्शल आर्ट्स का टैलेंट है, इसे तुम जबरदस्ती 2-4 दिन में ही तो नहीं सीख पाओगे। हालांकि तुम एक एवरेज स्टूडेंट हो जिसकी एक लो लेवल की सुपर नेचुरल पावर है, लेकिन तुम काफी ज्यादा काइंड हार्टेड हो, जिसके कारण देखना तुम्हें फ्यूचर में कुछ बहुत ही बड़ा अचीव करोगे। आगे वो अपने बारे में यहाँ एग्जाम्पल देते हुए बताते हैं कि जब वो 1000 साल पहले इस स्किल की प्रैक्टिस किया करते थे तो उनमें भी इस मार्शल आर्ट को सीखने के लिए कोई टैलेंट नहीं था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अपनी प्रैक्टिस करना कंटिन्यू रखा। हर दिन एक ही तरह से प्रैक्टिस करके वो बोर हो जाया करते थे, लेकिन जब प्रैक्टिस करते हुए उन्होंने 99 ईयर्स पास कर लिए तो एक दिन अचानक से वो 10वें लेवल पे ब्रेक थ्रू कर जाते हैं और उसके बाद से सिर्फ 3 दिनों के अंदर ही वो मास्टर लेवल की पोजीशन पे आ गए थे। ये सुन के लीवान काफी ज्यादा मोटिवेट हो जाता है और उसी दिन से ही उसने ये डिसाइड कर लिया था कि चाहे उसे कितनी भी कड़ी मेहनत करनी पड़े, वो अपने मास्टर की तरह जरूर हायर रिल्म को ब्रेक थ्रू करेगा। अब आगे वो अपने फ्लैशबैक से बाहर आता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि लीवान की बॉडी अब जल चुकी थी और उसकी बॉडी के अंदर से एक ऑरा बाहर निकलती है जो कि लीवान की ही स्पिरिट होती है। लीवान ये देख करके हैरान रह जाता है कि वो अब तक जिंदा कैसे है। अब यहाँ चल क्या रहा है वो इससे पहले कि समझ पाता कि तभी वो सिस्टम अपीयर होती है और उसे कहने लगती है कि होस्ट ने काफी साहस के साथ यहाँ पे मरना चूज किया है और इसी उदारता की मौत के कारण उसे हेवन और अर्थ की पावर ऑब्टेन की है, जिसके कारण अब ये सिस्टम ऑफिशियली लॉन्च किया जाता है। और जैसे ही ये सिस्टम यहाँ पे एक्टिवेट होती है वो लीवान को बताती है कि उसकी डेथ के बदले में लीवान को मेडिकल ट्रीटमेंट पॉइंट्स दिए गए हैं और ये रिवॉर्ड उसे 10 पॉइंट्स का दिया गया है। यहाँ लीवान सोचने लगता है कि आखिर ये सिस्टम रिवॉर्ड ये सारी चीजें चल क्या रही हैं उसके साथ। अब मेडिकल ट्रीटमेंट पॉइंट मिलने के बाद लीवान की जो बॉडी होती है वापस से रिपेयर होने लगती है और उसकी ये जो स्पिरिट होती है वो वापस से उसकी बॉडी के अंदर चली जाती है, जिसके कारण अब लीवान उठ खड़ा होता है और उसे एहसास होता है कि अरे वो तो वाकई में जिंदा है। अब यहाँ पे एपिसोड खत्म होता है और हमें अगले एपिसोड में दिखाया जाता है। अब आगे नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है। लीवान ने जो सिस्टम के द्वारा 10 मेडिकल ट्रीटमेंट्स पॉइंट कमाए होते हैं, इसके कारण वो वापस से पुनर्जीवित हो चुका होता है और अब अपने साथियों को बचाने के लिए दौड़ पड़ता है। अब आगे सिस्टम जो होती है उसके सामने एक स्किल पैनल शो करती है और उसे बताती है कि इस पैनल से चूज करके तुम उन कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स का यूज करके एक स्किल को चूज कर सकते हो, क्योंकि अभी भी लीवान के पास कुछ रिवॉर्ड पॉइंट्स बचे हुए थे जिनका उसे जल्द से जल्द इस्तेमाल करना था। अब उस स्क्रीन पे यहाँ पे अलग अलग तरह के मैजिकल स्किल्स लिखे होते हैं जिन्हें लीवान प्रैक्टिस तो किया करता था, लेकिन अब तक उसने इनमें मास्टरी हासिल नहीं की थी। इसीलिए वो बचे हुए कुछ पॉइंट का यूज करके अपने ही उन स्किल्स को अपग्रेड करने की ऑप्शन चूज करता है। अब यहाँ पे जैसे ही उस स्किल का लीवान यूज करता है उसकी जो स्पीड होती है वो 10 गुना ज्यादा हो जाती है और तेजी से वो खाई की तरफ बढ़ने लगता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि लीवान के जो दोस्त हैं उन्हें उस डिमन ने अब घेर लिया होता है। यहाँ होंग अपने दोस्तों को बचाने के लिए उठ खड़ा होता है और उस डिमन का मुकाबला करने की सोचता है, जिसपे वो डिमन उनसे कहता है कि एक को मैं तो पार घाट लगा के आया हूँ जिसकी लाश वहाँ पे जल रही है, तो तुम इडियट्स को क्या लगा कि मेरे हाथों से बच जाओगे। जिसपे होंग और उसके साथी उस डिमन के सामने डट के खड़े हो जाते हैं, ये कहते हुए कि हम जीनी सेक्ट के डिसाइपल्स हैं और हमारे सेक्ट का बस एक ही रूल है कि उनकी टॉम्स नहीं बनाए जाते जो कि मौत से डर जाते हैं। अब आगे उस डिमन ने जैसे ही अपनी आग यहाँ सुलगाई होती है उन सभी को मारने के लिए, होंग यहाँ उस आग को रोकने के लिए अपनी तलवार से तो अटैक करता है, लेकिन वो आग काफी ज्यादा पावरफुल होती है। वो फायर उन सभी को हिट करती है जिससे वे सभी नीचे गिर जाते हैं। अब आगे उन सभी की हालत खराब होती है क्योंकि उनकी बॉडी उस आग से थोड़ी बहुत जल चुकी थी। यहाँ पे उस डिमन के सामने आरो सामने आ जाती है और उसे कहती है कि मैं अपने दोस्तों की जान तुम्हें नहीं लेने दूंगी। जिसपे वो डिमन उसे कहता है कि अभी अभी मैं तुम्हारे एक साथी को नर्क नहीं तुम लोग राइटियस पाथ के हो ना, तो तुम लोग तो स्वर्ग जाओगे, स्वर्ग से पहुंचा के आया हूँ, चलो तुम सबको भी अपने उसी साथी के पास स्वर्ग भेज देता हूँ। अब जैसे ही वो डिमन एक फूंक मारता है और वे सभी उस खतरनाक आग की चपेट में आने वाले थे, यहाँ हमारे हीरो लीवान की एंट्री होती है, जिसने तलवार की एक ही स्ले का यूज करते ही उस आग को पीछे कर दिया होता है। अब उसे जिंदा देख करके तो उसके दोस्त हो जाते हैं खुश और डिमन हो जाता है बहुत ज्यादा दुखी। उस डिमन को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था क्योंकि उसने अपनी आंखों से इसकी लाश को राख बंदे देखा था, तो ये आखिर कैसे पॉसिबल है कि ये वापस से जिंदा हो गया। अब आगे वो डिमन कहता है कि चलो जैसे भी तुम चाहे बच गए हो, तो मुझे यहाँ पे नहीं रोक पाओगे और ना ही मेरा सामना कर पाओगे।
जिसपे लिवान उसे कहता है कि जब ऐसी ही बात है तो आप बेटा देखते हैं किसमें कितना दम है। आगे लिवान ने तो उस डीमन को ये चैलेंज तक कर दिया होता है कि तुम हमारे इस जीनियस सेक्ट के बाकी के डिसाइपल्स को मारना चाहते हो तो तुम्हें मेरे डेड बॉडी के ऊपर से गुजरना होगा। यहाँ जो लिवान होता है वो मन ही मन सोचने लगता है कि अगर उसने अपने पूरे पॉइंट्स को यूज करके शॉर्ट स्किल की ट्रेनिंग को अपग्रेड करने में लगा दिया होता तब तो वो यहाँ पे और भी बड़ी बड़ी डींगे हाँकता इस डीमन के सामने, और फिर तब मेरा सामना ये डीमन तो क्या कोई भी नहीं कर सकता, और फिर अपने दोस्तों के सामने में जो शिखी बघरता कि तभी उसके ये सारे सपनों में पानी फिर जाता है, क्योंकि वहाँ पे सिस्टम एक्टिवेट होती है और बताती है कि अगर यहाँ पे होस्ट को अपने कल्टीवेशन लेवल को इंक्रीज करना है तो प्लीज होस्ट को फिर से एक बार और उदारता के साथ मरना होगा। जिसपे लिवान उससे कहता है कि आखिर ये कैसे सिस्टम है, मुझे पावरफुल बनाने के लिए ये हर बार मुझे मरने के लिए कहती है, और अगर मैं फिर यहाँ पे इस डीमन की मार खा करके मर गया तो फिर तो मेरे दोस्तों के सामने यहाँ मेरा पोपट बन जाएगा। अब आगे जो लिवान होता है सिस्टम से पूछने लगता है कि ये आखिर उसका कैसा पैंतरा है, जिसपे सिस्टम उसे बताती है कि यहाँ पे होस्ट की जितनी ज्यादा ट्रेजिक मौत होगी उसे तो उतने ही ज्यादा रिवॉर्ड पॉइंट्स दिए जाएंगे। अब इधर दूसरी तरफ उस डीमन ने तो अपना अटैक कर दिया होता है। जैसे ही उसके हाथों से निकलती हुई आग जो होती है यहाँ पे लिवान के शरीर को टच करती है, वो वापस से जलने लगता है। अब यहाँ लिवान की बॉडी जल रही होती है और उसे पता था कि यहाँ फिर से उसकी मौत हो जाएगी, लेकिन वो फिर भी उस डीमन के करीब पहुंच रहा होता है, जिससे डीमन उसे पूछने लगता है कि आखिर तू करना क्या चाहता है। यहाँ लिवान उससे कहता है कि हालांकि वो बहुत बड़े विद्वानों के जैसा कल्टीवेटर नहीं है, लेकिन मुझ में इतनी ज्यादा हिम्मत जरूर है कि मैं अपने दोस्तों को बचाने के लिए मौत को भी गले लगा सकता हूँ। जिसपे डीमन उसे कहता है कि जब तेरी यही इच्छा है तो चलो मैं तुम्हारी इस इच्छा को आज फुलफिल कर देता हूँ, और एक और दहकती हुई आग का अटैक वो लिवान पे करता है। अब इस फायर अटैक को यहाँ लिवान बर्दाश्त नहीं कर पाता और बूम, यहाँ पे फिर से उसकी मौत हो जाती है। जैसे ही वो फिर से एक बार मरता है उसकी स्पिरिट वापस से बाहर निकलती है। इधर दूसरी तरफ यहाँ पे उसकी बॉडी को जलता देख वो डीमन उससे कहने लगता है कि तुम जो राइटियस पाथ वाले हो वो काफी ज्यादा बेवकूफ हो, अपनी लिमिट्स को जाने बगैर आ जाते हो मुझ जैसे खतरनाक डिमंस का सामना करने के लिए, और देखो तुम्हारे इसी एरोगेंट वाले ओवर कॉन्फिडेंस ने तुम्हें फिर से राख में बदल दिया। अब इधर जैसे यहाँ लिवान की स्पिरिट अपनी आंखें खोलती है वो सिस्टम से शिकायत करने लगती है कि अब की बार जब मुझे मौत आएगी ना तो प्लीज इस पेन को मुझसे दूर रखना, और दोबारा से पुनर्जीवन के टाइम पे मुझे इस बार का दर्द मत देना। अब लिवान के हाथों तो एक ऐसी सिस्टम लगी थी जो कि बार बार मरने के बाद वो पुनर्जीवित हो सकता था, जिसके कारण उसे लिटरली अमर होने की क्षमता मिल गई थी। अब आगे सिस्टम उसे कॉन्ग्रेचुलेट करती है कि होस्ट जो है वो काफी अच्छे से इनकी मौत हुई है और इस परफॉर्मेंस के कारण उन्हें रिवॉर्ड पॉइंट दिए जाते हैं, और अब की बार उसे टोटल 36 पॉइंट मिले थे। इधर दूसरी तरफ वो जो डीमन होता है वो उसके दोस्तों पर अटैक करना शुरू कर देता है। इधर लिवान के पास काफी कम टाइम बचा होता है, इसने 25 पॉइंट का यूज करके अपने लियांग शॉट टेक्निक के स्किल को ही अपग्रेड कर लिया होता है, और उस लियांग शॉट स्किल के अपग्रेड होने के कारण वो एक एडवांस लेवल के चीटी शॉट स्किल में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। लेकिन यहाँ जो लिवान होता है वो अपनी बची कुची पॉइंट्स का यूज करके कुछ दूसरे स्किल्स को भी परचेस कर लेता है। अब इधर वो डीमन उसके दोस्तों से कह रहा होता है कि अभी अभी जो तुम्हारे इस दोस्त का हाल हुआ है तो चलो इसका साथ दो, तुम सभी की कब्रें भी यहीं बनेंगी। कि इतने में वहाँ पे फिर से तेज आंधी चलती है और हमारे हीरो की एंट्री होती है, लेकिन इस बार जो उसकी एंट्री होती है बदहवाली में होती है। उसके पूरे शरीर पे कपड़े जल चुके होते हैं और वो अधनंग अवस्था में वहाँ पे पहुँचता है, लेकिन वो डीमन उसे वापस से जिंदा देख करके उसके मुंह से बस एक ही शब्द निकलते हैं कि आखिर ये कैसे हो सकता है, तू तो अभी मर गया था, ये तो इम्पॉसिबल है कि ये बार बार मर के जिंदा कैसे हो जाता है। जिसपे लिवान उसे कहता है कि ये जरूरी नहीं है कि दुनिया में होने वाली सब चीजों के बारे में तुम्हें सब कुछ पता हो। इस पे वो डीमन उसे कहता है कि चाहे तो जो भी ट्रिक मेरे सामने यूज कर रहा है, लेकिन आपकी बार तुझे मारने के लिए मैं अपनी एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ का यूज करूंगा, और फिर से उसे मारने के लिए अपने उसी खतरनाक सी हरी आग का यूज करता है। कि इतने में जो लिवान होता है वो होंग से उसकी तलवार मांगता है, क्योंकि यहाँ लिवान ने जिस स्किल को परचेज किया था वो तलवारबाजी की स्किल होती है और बिना तलवार की ये स्किल वो कैसे यूज करेगा। अब यहाँ पे लिवान के उस शॉट के एक ही स्ले में ही वो जो डीमन होता है वहाँ उसके परखच्चे उड़ जाते हैं, और इसी के साथ ही ये एपिसोड यही फिनिश होता है। सो गाइज, आप लोगों को ये नई सीरीज कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और हाँ, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक जरूर कर दें, और हाँ, कमेंट बॉक्स में आपको ढेर सारा कमेंट करना है इसके नेक्स्ट एपिसोड के लिए। इस वीडियो पे जितने ज्यादा आपके कमेंट्स और लाइक आएंगे मैं उतनी ही जल्दी इसका नेक्स्ट एपिसोड जरूर लाऊंगी। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।
स्पॉन होता है उसे एक ऐसा सिस्टम हाथ लगता है जिससे वो बार बार पुनर्जीवित हो सकता है और उसे इमॉर्टैलिटी की क्षमता मिल जाती है। जितना ज्यादा वो डिफिकल्ट से डिफिकल्ट मौत को फेस करेगा उतनी ही ज्यादा इसको रिवॉर्ड पॉइंट्स दिए जाएंगे, जिनका यूज करके वो अपनी कल्टीवेशन को स्किल्स को इंक्रीज कर सकता है। अब इसी सिस्टम की मदद से यहाँ पे जो लिवान होता है उसने एक फैंटम फायर सेक्ट के एक डिमन का खात्मा कर दिया होता है। अब यहीं से ही एपिसोड की शुरुआत होती है, जहां उस डिमन का खात्मा करने के बाद यहाँ लिवान को याद आता है कि उसके शरीर पे बस नाम मात्र के ही कपड़े बचे हैं और वो आधा अधूरा नंगा है, जिसे देख के वहाँ लड़कियां शर्मा रही होती हैं। और जब फाइनली लिवान का ध्यान अपने शरीर के ऊपर जाता है, जो नहीं दिखना चाहिए वो दिख रहा है और मेरे ट्रेजर्स इस तरह से अनसीन हो गए। अब आगे अपने आप को लिवान जैसे तैसे ढकता है और उनसे कहता है कि हमें जल्द से जल्द इस वैली को छोड़ करके अपने सेक्ट वापस पहुंचना चाहिए, क्योंकि हो सकता है इस बीहड़ से जंगल में फैंटम फायर सेक्ट के कुछ और डिमंस आसपास ही हों। उनके अटैक करने से पहले यहाँ से हम लोग चलते बनते हैं। और जब वे सब अपने जीनी नामक सेक्ट में पहुंचते हैं तो वहाँ के गॉड को पहले ही इन्फॉर्म कर देते हैं कि जल्द से जल्द जाओ और सारे मास्टर को रिपोर्ट कर दो, क्योंकि डिमंस की एक बहुत बड़ी टुकड़ी हम पे हमला करने के लिए आ रही है। इसीलिए वहाँ सभी को अलर्ट करने के लिए वो बीहुल अलार्म बजा दिया जाता है और सेक्ट के जितने भी डिसाइपल्स और एल्डर्स होते हैं सभी को डिस्कशन के लिए मीटिंग हॉल में बुलाया जाता है। अब आगे सभी मीटिंग हॉल में इकट्ठा होते हैं। यहाँ जो सेक्ट के ग्रेट लीडर होते हैं वो इनकी हालत देख करके पूछने लगते हैं कि आखिर मामला क्या है। तो होंग उन्हें बताना शुरू करता है कि जब वे अपनी मिशन को कंप्लीट करने के लिए उस जंगल वाले इलाके में गए तो उनका सामना फैंटम फायर सेक्ट के एक डिमन से हो जाता है, जिसके पास मैजिकल स्टोन की पावर्स थी। कुछ डिसाइपल्स इंजर्ड हुए हैं, लेकिन गनीमत है कि किसी की मौत नहीं हुई। इस पे ग्रेट लीडर को यकीन नहीं आता कि आखिर ये कैसे हो सकता है, क्योंकि फैंटम फायर सेक्ट के डिमन का मुकाबला तो हम जैसे एल्डर्स भी नहीं कर सकते हैं। तो आखिर तुम डिसाइपल्स ने उसका सामना कैसे किया? सो क्या तुम लोग यहाँ किसी तरह का मजाक करने के लिए आए हो? अब जैसे होंग ने उन्हें ये बताया होता है कि उन्होंने उस फायर फैंटम डिमन को तो जान से मार डाला है, ये सुन के सभी लोग के साथ साथ यहाँ ग्रेट एल्डर भी हक्के बक्के रह जाते हैं। उन्हें तो इस बात पे विश्वास नहीं होता कि उस डिमन को हराना इतना ज्यादा मुश्किल है, तो इन्होंने उसे मार कैसे डाला है। अब आगे होंग उस जंगल में क्या हुआ था ये पूरी बात उन्हें डिटेल में बताता है कि किस तरह से उस डिमन को जान से मारने वाला हम नहीं बल्कि लिवॉन है। अब लिवॉन के यहाँ कल्टीवेशन लेवल सभी जानते थे, इसीलिए इस बात पे और भी ज्यादा उन्हें यकीन नहीं आता कि लिवॉन ने उस डिमन को मारा है। सभी के मुंह यहाँ पे आश्चर्य से खुले के खुले रह जाते हैं कि तभी आरो और एक और बंदा जो होता है इस बात की वहाँ पे गवाही देते हैं। जब हम जंगल में उस डिमन से बचते हुए भाग रहे होते हैं तो उसका सामना करने के लिए लिवॉन ही सामने आया था और उसने न केवल हमें बचाया बल्कि उस डिमन का खात्मा भी कर डाला। अब आगे एल्डर समेत सभी लोग जो होते हैं अब लिवॉन की तरफ एकदम घूरती हुई नजरों से देखने लगते हैं कि आखिर इसने क्या ही कमाल कर दिया है कुछ ही दिनों के भीतर कि अपने शॉट के एक हिस्से से उस डिमन को जान से मार डाला। अब यहाँ लिवॉन सोचने लगता है कि इन्हें मैं आखिर क्या ही जवाब दूं। अभी तो फिलहाल के लिए वो सिस्टम के बारे में किसी को भी नहीं बता सकता, इसलिए वहाँ पे वो एक कहानी गढ़ने की सोचता है और फिलहाल के लिए सिस्टम की बात को वो लो प्रोफाइल ही रखना चाहता है। अब यहाँ सभी लोग लिवॉन के जवाब का इंतजार कर रहे होते हैं। अब आगे लिवॉन यहाँ पे अपना बड़बोलापन शुरू करता है और ऐसी बनी बनाई बातें उन्हें बताता है कि सभी शौक रह जाते हैं। सबसे पहले वो ये कहता है कि वो कुछ दिन पहले एक ऐसे एडवेंचर पे गया था जिसके कारण उसकी तो पूरी डेस्टिनी ही बदल गई है, क्योंकि लगातार कुछ दिनों से उसे हेडेक्स हो रहे थे। उसे अपने दिमाग में कुछ ऐसी आवाजें सुनाई देती थी जिसके बारे में वो समझ नहीं पा रहा था, क्योंकि ये दिमाग में चलने वाली आवाजें जो होती हैं वो किसी दूसरे लैंग्वेज में थी। इस पे ग्रेट एल्डर उससे पूछते हैं कि कहीं वो आवाज हेवन लॉर्ड की तो नहीं थी, जिसपे लिवॉन यहाँ बताना शुरू करता है कि हाँ शायद वो आवाज हेवनली लॉर्ड की ही थी, जिसके अवेकन होते ही मैंने हेवनली लॉर्ड की डिवाइन पावर को पा लिया। उस आवाज ने मुझे बताया कि ये जो टेक्निक है इसे डोर गॉड चैनल टेक्निक कहते हैं, जिसपे ग्रेट एल्डर के ये पूछने पर कि इस टेक्निक को सीखने के लिए क्या तुम्हें किसी तरह का कॉस्ट देना पड़ा। लिवॉन यहाँ पे दुखी हो जाता है और उनसे कहने लगता है कि कोई भी चीज दुनिया में फ्री नहीं होती। उस मैजिकल मेथड को जो मैंने रिक्वायर किया इसके लिए मैंने बहुत बड़ा सेक्रीफाइस दिया है, और वो सेक्रीफाइस ये है कि जब भी कोई इस टेक्निक को यूज करेगा यूजर की जो यहाँ पे लाइफ होगी वो घट जाएगी, लेकिन इसके बदले में उसकी कल्टीवेशन लेवल इम्प्रूव हो जाएगी, और उसी कल्टीवेशन लेवल के इम्प्रूव होने के कारण ही मैं उस डिमन को मार पाया। इस पे आरो हैरान होते हुए उससे कहती है कि इसका मतलब ये है कि जब तुम पहली बार मुझे बचाने के लिए उस आग के सामने आ गए थे तो क्या तुमने उस टाइम मुझे बचाने के लिए अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिया था? इसका मतलब यही है कि तुमने हमें बचाने के लिए 2 बार अपनी जान का बलिदान दिया।
लिवॉन यहाँ भारी मन से कहना शुरू कर देता है कि मुझे ये करना ही पड़ा, क्योंकि मैं अपने सीनियर्स को तो ऐसे क्रिटिकल टाइम में अकेला नहीं छोड़ सकता, भले ही इसके लिए मुझे अपनी लाइफ स्पैन के कुछ साल को ही क्यों न गंवाना पड़े। मैंने अपनी जिंदगी के 10 साल के लाइफ स्पैन को गंवा दिया है और उस हेवनली लॉर्ड की अलौकिक शक्ति पाने के लिए यही कीमत मैंने चुकाई है। अब ये सुनते ही उसके दोस्त यहाँ काफी दुखी हो जाते हैं। वो तो यहाँ पे लिवॉन के लिए टेंस में बहाना शुरू कर देते हैं। उन्हें इस तरह से रोता देख बेचारा लिवॉन जो होता है वो मन ही मन सोच रहा होता है कि दोस्तों प्लीज मुझे माफ कर देना, मैं तुम लोगों को इस कदर धोखा दे रहा हूँ और ये सब मैं इस सिस्टम को बचाने के लिए सावधानी बरत रहा हूँ, वरना मैं तुम्हें कभी इस तरह से धोखा दे करके झूठ नहीं बोलता। और सबसे ज्यादा यहाँ पे दुखी होंग हो जाता है और लिवॉन से कहने लगता है कि ऐसा भाई सबको मिले जिसने हमें बचाने के लिए अपनी लाइफ स्पैन को ही घटा दिया। जिस पर लिवॉन उसे कहता है कि देखिए सीनियर ब्रदर्स, इतना ज्यादा इमोशनल होने की जरूरत नहीं है, आखिरकार हम एक ही सेक्ट से बिलोंग करते हैं और इमरजेंसी के टाइम पे मैं अपने सीनियर्स की जान नहीं बचाऊंगा तो कौन बचाएगा? क्या मैं आप लोगों को ऐसे अकेला छोड़ करके भाग जाता? और अगर मैं उस टाइम आप लोगों को अकेला छोड़ करके भाग जाता तो मैं अपने इस जीनी सेक्ट का एक डिसाइपल होने के लिए काबिल ही नहीं होता। अब आगे यहाँ आरो जो होती है वो ग्रेट एल्डर से सिफारिश करने लगती है। लिवॉन ने हमें बचाने के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस किया है, जिसके कारण उसकी जिंदगी के लाइफ स्पैन कम हो गए हैं, तो क्या सेक्ट की तरफ से उसके लिए कुछ कॉम्पेंसेशन मिल सकता है? जिस पे ग्रेट एल्डर उसे बताते हैं कि किसी के लाइफ स्पैन या जिंदगी के कितने साल रहेंगे ये तो हेवेंस के द्वारा सुनिश्चित किया जाता है, लेकिन यहाँ लिवॉन ने जो हमारे लिए किया है इसका मतलब ये नहीं है कि सेक्ट के द्वारा इसे कोई कॉम्पेंसेशन नहीं दिया जाएगा। आगे वो सबके सामने अनाउंस करते हैं कि लिवॉन की इस डेडिकेशन के लिए सेक्ट की तरफ से उसके लिए सीक्रेट लाइब्रेरी के दरवाजे खोल दिए जाएंगे, क्योंकि यहाँ उसने जो सेक्ट के लिए सेक्रीफाइस किया है ये कभी भी बेकार नहीं जाएगा। उस सीक्रेट लाइब्रेरी में वो किसी भी तरह के मैजिकल वेपन को चूज कर सकता है। अब इस पे जो दूसरे एल्डर होते हैं वो एग्री नहीं करते और ग्रेट एल्डर से कहने लगते हैं कि लिवॉन तो हमारे सेक्ट का एक लॉयल डिसाइपल है, उसने अपने दोस्त की जान बचाने के लिए जो इतना बड़ा सेक्रीफाइस किया है उसके लिए वो सीक्रेट लाइब्रेरी से सिर्फ एक वेपन देना काफी नहीं होगा, कम से कम उसे 2 तरह के यूनिक वेपन्स तो चूज करने का अधिकार होना चाहिए। जिस पे तीसरा एल्डर कहता है कि तुम सही कह रहे हो, इंस्ट्रूमेंट चूज करने के साथ साथ उसे रिवॉर्ड के तौर पे मैं अपनी तरफ से कुछ एलिक्सर्स भी देना चाहूंगा। कि तभी वहाँ चौथा एल्डर उठ खड़ा होता है और वो सबके सामने अनाउंस करता है लिवॉन ने जो हमारे सेक्ट के लिए इस तरह की लॉयल्टी दिखाई है इसके लिए तो लिवॉन की एक गाथा बनानी चाहिए और पीढ़ी दर पीढ़ी आने वाले डिसाइपल्स को इसके बारे में बताना चाहिए। जिस पे लिवॉन उन सबको रोकते हुए कहता है कि मास्टर्स इतना ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। जिस पे ग्रेट एल्डर उसे रोकते हुए कहते हैं कि कैसे जरूरत नहीं है इसकी। आगे वो आरो से कहते हैं कि लिवॉन को अपने साथ ले जाओ, सबसे पहले इसकी बॉडी पे जो जितने घाव लगे हैं इसे हील करने के लिए स्पिरिचुअल मेडिसिन की जितनी भी जरूरत हो उन्हें सब सेक्ट के द्वारा ही दिया जाएगा। अब आगे लिवॉन उन्हें रोकता ही रह जाता है, वो बिल्कुल यहाँ चंगा भला होता है लेकिन उसके दोस्त उसे हील करने के लिए टांग टूंग के ले जाते हैं। बेचारा ये सोचने लगता है कि अभी उसने जो ये मन घड़क कहानी बनाई है वो कुछ ज्यादा ही ड्रामा वाला हो गया, मुझे यहाँ पे हद से ज्यादा नहीं फेंकना चाहिए था, वरना अगर मेरी चोरी पकड़ी जाती तो मैं तो गया था। अब आगे वहाँ पे एक एल्डर जो होते हैं वो उन डिमंस का सामना करने के लिए अपने सेक्ट के चारों तरफ एक फॉर्मेशन एरे लगा देते हैं। ये एक सुरक्षा कवच होता है जो कि डिमन के अचानक किए गए हमले से उन्हें प्रोटेक्ट करेगा। अब इस फॉर्मेशन को देख करके सभी डिसाइपल्स वहाँ पे नारा लगाने लगते हैं कि डिमंस का खात्मा करो और लोगों की रक्षा करो। अब इधर दूसरी तरफ हमें सेक्ट लीडर को दिखाया जाता है जो कि उन डिमंस का मुकाबला करने के लिए एक खतरनाक से शॉर्ड को फोर्ज कर रहे होते हैं। एक बड़े से हांडे में वो एक ऐसी तलवार को बना रहे होते हैं जिसके एक ही बार अटैक करने से खतरनाक तरह की गोल्डन फ्लेम रिलीज होगी, क्योंकि इस शॉर्ड को बनाने के लिए सुजुकी बर्ड की फायर स्पिरिट का यूज किया गया है। अब आगे वो जो सेक्ट लीडर होते हैं एक तरह का वहाँ पे रिचुअल परफॉर्म करने लगते हैं और इनके सेक्ट के जो पूर्वज होते हैं उनसे मदद मांग रहे होते हैं कि वो उनकी ताकत को और भी ज्यादा बढ़ा दे ताकि वो इन डिमंस को हरा सके। अब वो जो शॉर्ड होती है वो पूरी तरह से यहाँ बन चुकी थी। अब यहाँ सीन चेंज होता है और अगले सीन में हम लिवॉन को देखते हैं जिसे आज ये जो सिस्टम मिला है वो उसे समझने की कोशिश कर रहा होता है कि आखिर इसके द्वारा दिए गए रिवॉर्ड पॉइंट्स किस तरह से काम करते हैं। वो सिस्टम से कहता है कि अपने बारे में तुम मुझे एक्सप्लेन करो कि किस तरह से काम करते हो, लेकिन उसे पता चलता है कि सिस्टम उसे तभी बात करेगी जब लिवॉन जो होगा वो लाइफ एंड डेथ की क्रिटिकल मोमेंट पे होगा। आगे वो सोचने लगता है कि अपने जिस रिवॉर्ड पॉइंट को खर्च करके उसने एक शॉर्ट टेक्निक खरीदी है वो टेक्निक तो एक इंटेलिजेंट शॉर्ट टेक्निक है, लेकिन जल्दबाजी में उसे खरीदने के लिए मैंने अपने सारे पॉइंट्स को खर्च कर दिया है।
अब आगे वो यही सोच रहा होता है कि अब की बार अगर उसे रिवॉर्ड पॉइंट्स मिले तो वो सोच समझकर खर्च करेगा। कितने में ही उसके दरवाजे पे दस्तक होती है। जैसे ही लिवॉन जो होता है वो दरवाजा खोलता है तो वो अपने सामने ढेर सारी लड़कियों को खड़ा पाता है जो कि अपने हाथों में लव लेटर्स लिए हुए थी। वे सभी यहाँ लिवॉन का नाम चिल्लाने लगती हैं और कहती है कि मेरा लेटर पहले लो। अब लिवॉन तो यहाँ रातों रात काफी ज्यादा पॉपुलर हो चुका होता है, इसीलिए सारी लड़कियां अब उस पे मरने लगती हैं। इवन कि अपने क्रश का इजहार करने के लिए सभी एक साथ ही टूट पड़ी थी। लिवॉन को वो सारी लड़कियां अपने अपने लव लेटर्स थमा जाती हैं, ये कहते हुए कि वो उसे पसंद करती हैं। कि तभी वहाँ पे एंट्री होती है आरो की, जो ये सब देख करके जल भुन के राख हो जाती है, क्योंकि वो मन ही मन कहीं न कहीं लिवॉन को पसंद करती थी। आगे वो गुस्से से लिवॉन से कहती है कि ग्रेट एल्डर का मैं संदेश लाई हूँ। उन्होंने तुम्हें सीक्रेट केव में अभी के अभी बुलाया है ताकि तुम वहाँ से एक मैजिकल वेपन को चूज कर सको। और लगता है कि अब तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम यहाँ पे काफी ज्यादा पॉपुलर हो गए हो, जो दूसरों के साथ इतने ज्यादा कनेक्शंस बना रहे हो। लिवॉन यहाँ पे उसकी जलन को समझ जाता है और उससे कहता है कि यहाँ मुझे सिर्फ 24 लेटर्स ही मिले हैं, और ये तो उन लड़कियों ने मुझे लेटर्स दिए हैं, मैंने किसी को भी हाँ नहीं कहा है अब तक। अब आगे आरो वहाँ से गुस्से से जाने लगती है, जिसपे लिवॉन उससे कहता है कि उन डेमंस का अटैक कभी भी हो सकता है, इसलिए तुम सावधान रहना। अब आरो ये सुन करके खुश हो जाती है कि लिवॉन को सिर्फ उसी की ही चिंता है, और वो लिवॉन से ये कहते हुए कि तुम भी सावधान रहना वहाँ से चली जाती है। आगे हम लिवॉन को उसी सीक्रेट केव वाली लाइब्रेरी में देखते हैं, जहाँ पे लिवॉन के एंट्री लेते ही वहाँ के एल्डर उसे बताते हैं कि ये जो सीक्रेट प्लेस है ये हमारे जीनी सेक्ट का एक 100 साल पुरानी फाउंडेशन का बिल्डिंग है, जहाँ पे 1000 सालों से यूज किए गए इक्लिजर्स और वेपन्स यहाँ पे रखे गए हैं। तुम इन्हें टेस्ट कर सकते हो और यहाँ पे कोई भी वेपन और आर्मर को चूज कर सकते हो अपनी मर्जी के मुताबिक। अब आगे यहाँ लिवॉन की नजर एक शॉट पे जाती है, जैसे ही वो उसे उठाता है वो उसका वजन बर्दाश्त नहीं कर पाता, वो इतनी ज्यादा भारी होती है कि लिवॉन उसे वहीं छोड़ देता है। अब आगे उसे एक भाले जैसा वेपन दिखता है, जिसका जब वो यूज करता है तो वहाँ आसपास की रखी चीजों को ही तोड़ देता है, जिसपे वो एल्डर उसे डांट लगाते हैं। कि तभी यहाँ लिवॉन की नजर इक्लिजस पे पड़ती है और वो सोचने लगता है कि काश कुछ ऐसी तरीका होता जिसके कारण जब जब वो पुनर्जीवित हो वो सभी के सामने वापस से नंगा खड़े होने से बच जाए, क्योंकि जब जब वो मरने के बाद वापस से जिंदा उठता है उसके बदन पे कोई कपड़े नहीं होते हैं, जिसके कारण उसे शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। अब आगे इस परेशानी से बचने के लिए सबसे पहले एक स्टोरेज स्पेस को वो सिलेक्ट करता है, जिसमें वो अपने लिए कुछ कॉस्ट्यूम्स रख सके। इतने में यहाँ जो लिवॉन की नजर होती है वहाँ पे पड़े हुए एक कॉस्ट्यूम पे जाती है, जिसपे क्लिक करते ही इस कॉस्ट्यूम के बारे में बताया जाता है कि ये जो कॉस्ट्यूम है ये इमॉर्टल ट्री से बनाया गया है। अगर इसके टुकड़े जल जाते हैं या फट जाते हैं तो ये एक ऐसी ट्री के खाल से बना हुआ है जो कि अपने आप को वापस से रीग्रो करने के साथ साथ रिकवर भी हो जाएगा। अब ये लिवॉन की एकदम मतलब की चीज होती है, इसीलिए वो इस कॉस्ट्यूम को रख लेता है। कि इतने में ही सेक्ट में हलचल होने लगती है। सारे डिसाइपल्स के साथ साथ यहाँ एल्डर्स बाहर निकलते हैं और उन्हें पता चलता है कि उन डिमन डायनेस्टी के डिमंस ने उन पे अटैक कर दिया है और उसके एक ही अटैक से इनका जो शील्ड वाला फॉर्मेशन था वो टूट चुका है। अब आगे जो ग्रेट एल्डर होते हैं वो सारे डिसाइपल्स को अपनी अपनी ड्यूटी निभाते हुए पोजीशंस लेने को कहते हैं और उन सबको मोटिवेट करते हुए कहते हैं कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है, हम सभी इस डिमन का सामना कर लेंगे क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हम ही राइटियस पाथ पे हैं। अब उन डिमंस के आने के यही संकेत होता है कि वो जहाँ जहाँ जाते हैं पूरी जगह ही बर्फ से ढक जाती है। आगे जो ग्रेट एल्डर होते हैं वो उन्हें चैलेंज करते हुए सामने आने को कहते हैं। अब उस डिमन ने तो भयानक तरीके से वहाँ पे एंट्री ली होती है और उनसे कहने लगता है कि मेरे पास एक ही अटैक से तुम लोगों ने जो नाजुक सा फॉर्मेशन बनाया है वो तो टूट गया। अब ये जो डिमन होता है वो उसी फैंटम फायर सेक्ट का ही एक डिप्टी लीडर होता है जिसको यहाँ पे भेजा गया है इस पूरे जीनियस सेक्ट पे कब्जा करने के लिए। जिसपे लिवॉन यहाँ पे हॉन्ग को बताता है कि ये जो डिमन है वो एक्चुअल में यहाँ पे नहीं है, इसकी बस स्पिरिचुअल ऑरा ही यहाँ पे दिखाई दे रही है। और सोचो अगर इसकी स्पिरिट यहाँ आती ही इतनी तबाही मचा सकती है तो अगर वो रियल में यहाँ पे आ जाएगा तो क्या होगा। इस पे जो ग्रेट एल्डर है उस डिमन से कहने लगते हैं कि तुम्हारे जैसे मॉन्स्टर्स की हिम्मत कैसे हुई अपनी स्पिरिट को यहाँ भेजने की। जिस पे वो डिमन इनसे कहता है कि इतने छोटे से काम को अंजाम देने के लिए क्या मैं खुद यहाँ पे आऊंगा। अब आगे उसका मुकाबला करने के लिए जो ग्रेट एल्डर होते हैं अपने उसी फीनिक्स बर्ड की स्पिरिट वाले शॉट को निकालते हैं। जिस टेक्निक का वो यूज कर रहे होते हैं वो जापानीज शॉट टेक्निक होती है। इस टेक्निक को देखते ही लिवॉन समझ जाता है कि ये तो उसकी टेक्निक से कई ज्यादा गुना हायर लेवल पे है। अब उस डिमन ने इस शॉट के अटैक को रोकने के लिए अपने मुखौटे का ही यूज किया होता है
लेकिन उसका वो ये मुखौटा इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि उस शॉट के अटैक को वो डॉज कर लेता है। अब उनके डिसाइपल को लग रहा होता है कि यहाँ ग्रेट एल्डर ही जीते हैं, लेकिन एल्डर तो इस अटैक से पीछे हट जाते हैं और हर्ट हो जाते हैं, जिस पे वो डेमन उनसे कहता है कि तुम सभी के सभी इडियट हो। मेरा एक छोटा सा मुखौटा भी तुम्हें इस कदर से हर्ट कर सकता है, तो सोचो अगर मैं अपनी पे आ गया तो तुम्हारा क्या हश्र करूंगा। इसीलिए मैं तुम्हें एक चांस देता हूँ, मुझसे फाइट क्यों ही करना चाहते हो, तुम सभी मारे जाओगे। अपनी जान अगर बचाना चाहते हो तो यहाँ पे आत्मसमर्पण कर दो। जैसे ही तुम सरेंडर कर दोगे, तुम्हारा ये जो जीनी सेक्ट है उसे हम हथिया लेंगे और फिर तुम सभी को भी ऐसी पावर्स मिलेंगी जो कि हम डेमंस के जैसी होंगी। अब आगे वो उनसे कहता है कि अपने इस राइटियस सेक्ट को यहीं पे छोड़ दो और हमारे डेमन डायनेस्टी को ज्वाइन कर लो, फिर देखो तुम्हें पावरफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। जिस पे ग्रेट एल्डर उसे कहते हैं कि जब तक मैं जिंदा हूँ मेरे जीते जी तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। अब यहाँ पे एल्डर्स के समेत सारे डिसाइपल्स जो होते हैं वो उस डिमन का मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब आगे वो डिमन उनसे कहता है कि मेरे दिए गए ऑफर को मना करते हो तो चलो इस एल्डर के साथ तुम सभी की कब्रें भी यहीं खुदेंगी, तुम सभी को मैं एक साथ ही डिस्ट्रॉय कर दूंगा। अब आगे उस डिमन ने यहाँ पे एक झटके में उस मैजिक सर्कल को तोड़ दिया होता है और अपने उसी खतरनाक ग्रीन फायर का यूज करता है, जिससे सभी लोग घायल हो जाते हैं। लेकिन लियोन मन ही मन खुश हो रहा होता है कि अब ऐसी अपॉर्चुनिटी आ गई है जिससे उसे कई सारे मेडिकल ट्रीटमेंट्स मिलेंगे और इसका यूज करके वो काफी सारे रिवॉर्ड पॉइंट्स कमाएगा, क्योंकि जितना बड़ा दुश्मन होगा उतनी ही खतरनाक मौत वो देगा और जितनी खतरनाक मौत उसे आएगी उतनी ही ज्यादा उसे रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। अब आगे वो डिमन उनसे कहने लगता है कि मेरी आर्मी बाहर ही खड़ी है, इसलिए जिसके भी हिम्मत है हमारा सामना करने की वो मेरे सामने आए। अब यहाँ पे लियोन तो जैसे इसी मौके का ही इंतजार कर रहा होता है, वो डट के सीना तानते हुए वहाँ खड़ा हो जाता है और उस डिमन से कहने लगता है कि वो इस जीनियस सेक्ट का एक डिसाइपल लियोन है और चाहे तुम मुझे हजारों मौत भी क्यों ना दे दो तब पर भी मैं तुम्हारे सामने यूं ही डट के खड़ा रहूंगा और यही बात कहूंगा कि मैं तुम्हारा सामना करने के लिए तैयार हूँ। अब यहाँ लियोन ने जो हिम्मत दिखाई होती है इस पे वो डिमन कहने लगता है कि तुम हो तो एक ऑर्डिनरी से डिसाइपल, लेकिन इतनी हिम्मत दिखा के भी तुम मुझे क्या ही रोक लोगे। जिस पे लियोन उसे बताता है कि हिम्मत तो मैंने दिखा दी है तुम्हारी फैंटम फायर सेक्ट के एक डिमन को मौत के घाट उतार के। अब ये सुनते ही वो जो डिमन जो कि लियोन पे अटैक करने वाला होता है रुक जाता है और उसे तो यकीन ही नहीं होता कि इतने मामूली से डिसाइपल ने उसके एक साथी को मार डाला है। अब यहाँ लियोन ने जानबूझ करके इस डिमन को ये बात बताई थी ताकि वो गुस्से से यहाँ पे आग बबूला हो जाए। जितना गुस्सा से वो लियोन को मारने के लिए तगड़ा वॉर करेगा, लियोन के जो रिवॉर्ड पॉइंट्स हैं वो उतनी ही ज्यादा बढ़ेंगे और यहाँ बिल्कुल वैसा ही होता है। उस डिमन ने यहाँ पे लियोन पे अटैक करने के लिए एक फॉर्मेशन क्रिएट कर दिया था, जिस पे यहाँ लियोन उसे कहता है कि फाइट करना है तो फाइट करो, वरना मुझे मारना चाहते हो तो मैं तुम्हारे सामने ही हूँ, मुझे मार डालो। फिर क्यों कर रहे हो? मैंने तुमसे कह दिया ना कि मैं सेक्ट का एक डिसाइपल हूँ और मैं अपनी बात से यहाँ पलटने वाला नहीं हूँ, चाहे इसके लिए मुझे मरना ही क्यों ना पड़े। अब उसकी इस जोश से भरे हुए डायलॉग्स को सुनते हुए उसके जो जितने भी डिसाइपल साथी होते हैं सभी यहाँ पे लियोन का साथ देने लगते हैं। ये देख करके वो डिमन इनसे कहने लगता है कि चलो जब ऐसे ही बात है तो आज तुम सारे चूजों को मैं एक ही साथ खत्म कर देता हूँ। इधर वो लियोन यहाँ मन ही मन सोचने लगता है कि अभी वो चपड़गंजू कितनी ज्यादा चपड़ करता है, जल्दी यार मुझे जान से मार दे। जितना ज्यादा तू पैशनेटली मुझे मारने की कोशिश करेगा उतना ही ज्यादा मेरा ही फायदा होगा। अब लियोन तो यहाँ अपना ही ख्याली पुलाव पकाने लगता है, लेकिन उसकी ये सोच पे पानी फिर जाता है जब ग्रेट एल्डर यहाँ लियोन के सामने खड़े हो जाते हैं और उस डिमन को लड़काने लगते हैं कि हिम्मत है तो मेरा सामना करके दिखाओ, तुम्हें मेरे डिसाइपल को मारने से पहले मुझे मारना होगा। अब यहाँ पे उस एल्डर ने अपने सेक्ट की ट्रेजर तलवार निकाल ली होती है। अब इन सब के ही साहस को देख के वो जो डिमन होता है वो जोर जोर से हंसने लगता है और उन सबसे कहने लगता है कि तुम यहाँ पे चाहे जितनी भी अपनी ताकत आजमा लो, लेकिन तुम सभी मिलकर भी मेरा सामना नहीं कर पाओगे, ये बिल्कुल बेकार है। अब इधर ग्रेट एल्डर ने अपनी पूरी स्ट्रेंथ का जोर लगाते हुए उस डिमन पे अटैक किया होता है, लेकिन इस अटैक का तो उस डिमन पे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। वो बजाय यहाँ पे मरने के उनसे कहने लगता है कि तुम सभी के सभी इडियट हो, तो चलो तुम जैसे इडियट को मैं आधे दिन की और जिंदगी देता हूँ, बस कल तक का इंतजार करो। कल तुम सभी के सभी मेरे सामने अपनी घुटने टेक करके मुझसे रहम की भीख मांगोगे। अब इतना कहते ही अचानक से वो डिमन अपनी ईवल हंसी हंसते हुए वहाँ से गायब हो जाता है। अब यहाँ सभी लोग हैरान रह जाते हैं कि आखिर इस डिमन ने कल तक का हमें टाइम क्यों दिया है, कल ये आखिर ये क्या करने वाला है।
सभी लोगों को यही लगने लगता है कि ये जो फैंटम फायर सेक्ट है कल जरूर एक बहुत बड़ा मैसिव अटैक करने वाले होंगे। इधर दूसरी तरफ ग्रेट एल्डर ने अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगा करके जो फोर्सफुली उस गोल्डन शॉट का यूज किया होता है, जिसके कारण उनकी एनर्जी अब काफी ज्यादा एग्जॉस्ट हो जाती है और उनके जो मेरिडियंस होते हैं अब काफी ज्यादा हर्ट हो चुके थे। अब उनकी इस तरह से हर्ट होने की वजह लिवान खुद को ही समझने लगता है और इसके लिए लीडर से माफी मांगता है कि अगर वो इतनी ज्यादा डेयरिंग उस डिमन के सामने ना करता तो उसे बचाने के लिए यहाँ पे ग्रेट एल्डर को इस फाइट में कूदना ही ना पड़ता। अब इस पे ग्रेट एल्डर यहाँ लिवान से कहते हैं कि तुम्हें इसके लिए माफी मांगने की क्यों जरूरत नहीं है, क्योंकि उस फैंटम फायर सेक्ट का वो जो डिमन था उसकी जो कल्टीवेशन लेवल है वो मुझसे कई ज्यादा गुना हायर लेवल की है और उसके इसी सुपीरियर लेवल के कारण मैं उसके सामने नहीं टिक पाया। और वो डिमन यहाँ पे सच ही कह रहा था। इवन कि अगर हम सभी मिल करके अपनी पूरी स्ट्रेंथ का यूज करके उसे हराते तो भी उसके सामने हम लोग टिक नहीं पाते। जिसपे फर्स्ट एल्डर उनसे कहते हैं कि अभी सिचुएशन इतनी भी खराब नहीं हुई है, क्योंकि हमने अपनी सुरक्षा के लिए पहले से ही फ्लाइंग शॉट के जरिए 1 लीटर जेंग दोमेंग को पहुंचा दिया है, जिसके कारण वो जल्द ही अपनी फोर्स यहाँ पे भेज देंगे हमारी सुरक्षा करने के लिए। जिसपे ग्रेट एल्डर उनसे कहते हैं कि वो फोर्स आने में अभी भी काफी समय है और उनके यहाँ पहुँचने में काफी देर लग जाएगी, क्योंकि उन डेमंस ने हमें पहले से ही चारों तरफ से घेर लिया होगा। अब बिल्कुल होता ही ऐसा है कि उस डिमन लॉर्ड ने इनके पूरे सेक्ट को ही एक फॉरबिडन एरे से कवर कर दिया होता है। अब ये जो फॉर्मेशन होता है उन्होंने डिमन फायर एरे से बनाया होता है। ये एक तरह का मैजिकल फायर है जो कि उनकी शक्तियों को उन्होंने ब्लॉक करने के लिए लगाया है। अब ये देखिए वो जो ग्रेट एल्डर होते हैं अब अपने आप को वो दोषी मानने लगते हैं। वो कहने लगते हैं कि मेरे ही कारण आज मेरा ये जीनियस सेक्ट है और मेरे डिसाइपल्स इस तरह के खतरे में पड़ गए हैं। आरो उनसे कहती है कि आप अपने आप को दोषी ना माने, हम इस राइटियस पाथ के डिसाइपल्स हैं और इसे बचाने के लिए आज हमें अपनी जान भी सेक्रीफाइस करना पड़े तो हम पीछे नहीं हटेंगे। अब आरो की इस साहस को देख करके सभी डिसाइपल्स जो होते हैं वो भारी भारी से कहने लगते हैं कि इसमें मैं भी तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूँ। और अपने सारे डिसाइपल्स की इस कदर की हिम्मत को देख करके वो जो ग्रेट एल्डर होते हैं वो भी काफी ज्यादा मोटिवेटेड हो जाते हैं और कहते हैं कि जब ऐसी बात है तो हम सभी मिलकर कल फाइट करेंगे। आने दो उस डिमन लॉर्ड को, देख लेंगे कि वो हमारा क्या उखाड़ लेगा। उसे हम ये साबित करके दिखा देंगे कि हम जीनियस सेक्ट वाले जो हैं मर जाएंगे लेकिन कभी भी किसी के सामने झुकेंगे नहीं। लेकिन यहाँ बेचारा लिवान सोचने लगता है कि धत तेरी की, अब उसे रिवॉर्ड पॉइंट्स पाने के लिए और इंतजार करना पड़ेगा और बैठे बैठे यही सोच रहा होता है कि बस इत्तु से टाइम के लिए वो पीछे रह गया। वो डेमन तो उसे आज मारने ही वाला था और अगर वो आज ही मर जाता तो वापस से जब वो पुनर्जीवित होता तो उसकी वापस से इतनी ज्यादा पावर्स बढ़ चुकी होती जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। सब उस डिमन लॉर्ड की गलती है। अगर वो इतने गुस्से से तनतना करके भाग नहीं जाता तो शायद मुझे कुछ फायदा हो जाता। आगे वो लिवान यहाँ तक के सोचने लगता है कि मुझे भी उस डिमन लॉर्ड के साथ भाग लेना चाहिए था। शायद मैं उसका पीछा करते हुए उसके पीछे चला जाता तो इस बात से वो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता और फिर हो सकता है कि ऑन द स्पॉट वो मुझे वहीं मार डालता। अब यहाँ लिवान इसी तरह के ख्यालों में गुम होता है और अपने आप से ही ये सारी बातें बड़बड़ा रहा होता है कि तभी आरो वहाँ पे पहुँचती है और उसे बताती है कि मास्टर्स ने हम सभी को मीटिंग हॉल में बुलाया है ताकि वो इस मैटर पे डिस्कशन कर सके। अब आगे हमें मीटिंग रूम के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पे कल होने वाले बैटल में कौन आगे रहेगा और कौन कौन सी पोजीशन पे रहेगा इसके बारे में डिस्कशन चल रही होती है। ग्रेट एल्डर उठते हैं और वहाँ सभी के सामने ये अनाउंस करते हैं कि उस बैटल को वो लीड करेंगे, क्योंकि सबसे पहले उनके लिए उस मैजिक फायर फॉर्मेशन को तोड़ना जरूरी है और जैसे ही उन डिमंस के द्वारा लगाया गया वो डिमन फायर फॉर्मेशन टूटेगा, तुम सभी को बस ये कोशिश करनी है कि उस फॉर्मेशन के टूटते ही बस जितनी जल्दी हो सके उतनी दूर इससे चले जाओ। जिसपे सारे डिसाइपल्स यहाँ एल्डर से कहते हैं कि हम ऐसा नहीं कर सकते, हम सभी साथ में मिलके ही सेक्ट को बचाएंगे और साथ में ही फाइट करेंगे, कोई कहीं नहीं भागेगा। जिसपे ग्रेट एल्डर उन सबको डांट लगाते हुए कहते हैं कि मेरे फैसले पे कोई भी एतराज नहीं करेगा। मैं इस सेक्ट फेस सबसे बड़ी पोजीशन पे हूँ और मेरा जो ऑर्डर है वो आखिरी ऑर्डर है, इसीलिए तुम सभी को मेरा ये इंपीरियल ऑर्डर तो मानना ही पड़ेगा, क्योंकि इस बैटल को लड़ने के लिए मैं और मेरे साथ कुछ एल्डर्स रहेंगे जो अपनी जान की बाजी लगा करके इस सेक्ट को बचाने की कोशिश करेंगे और हम नहीं चाहते कि हमारे ये जो डिसाइपल्स हैं वो बेकार में ही अपनी जानें यहाँ पे सैक्रिफाइस करें। इसीलिए तुम लोगों को जैसे ही फॉर्मेशन टूटे यहाँ से भागना होगा, क्योंकि जब तक हमारे ये डिसाइपल्स जिंदा रहेंगे हमारी इस जीनियस सेक्ट को दोबारा से बनाने की उम्मीद रहेगी।
अब आगे जो ग्रेट एल्डर होते हैं वो लिवॉन से कहते हैं कि मेरे जाने के बाद अगर मैं नहीं रहा तो मेरी पोजीशन अब से तुम लोगे। कि इतने से ही बाहर से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है कि छुप के अंदर बैठे क्या हो, पिल्लों की तरह बाहर निकलो। अब आगे सारे डिसाइपल्स और एल्डर बाहर निकलते हैं, जहाँ पे वो देखते हैं कि वो जो डिमन लॉर्ड था अपनी पूरी पलटन के साथ आ चुका था इन पे अटैक करने के लिए। सभी ने यहाँ पे मास्क लगाए होते हैं। डिमन लॉर्ड उनसे कहने लगता है कि अब सभी लोग तैयार हो जाओ, क्योंकि हम तुम्हारी जानों को लेने के लिए आए हैं और तुम्हारी जान लेना तो बस हमारे बाएं हाथ का खेल है। आगे वो बताता है कि हमने बैटल की तैयारी करने के लिए एक फॉर्मेशन एरे को सेटअप कर दिया है। उसके अंदर आते ही तुम सभी की जो सोल्स होंगी वो हमारे लिए कठपुतलियों की तरह होंगी, जिसे हम जैसे चाहे अपनी मर्जी से नचा सकते हैं। जिस पे ग्रेट एल्डर उसे एक बड़ी अच्छी बात बोलते हैं कि यहाँ पे भाषण देने के बजाय फाइट करने आए हो ना तो फाइट करो, लेकिन याद रखना कि हम जो जीनी सेक्ट वाले हैं कभी भी तुम्हारे सामने नील डाउन नहीं करेंगे, तुम्हारे सामने घुटने तो नहीं टेकेंगे, भले ही हमारी मौत क्यों ना हो जाए। अब इतने में ही उस एरे के अंदर उन दोनों गुटों के बीच जंग छिड़ जाती है। उस जीनी सेक्ट के हर एक डिसाइपल का सामना एक एक करके उन डिमंस के साथ हो रहा था, जहाँ पे एक एक करके सारे डिसाइपल्स बटेर की तरह ढेर हो रहे थे और वो डिमन लॉर्ड दूर से ही इन डिसाइपल्स की तबाही का नजारा ले रहा था। अब आगे इन डिमंस के पास एक जहरीला हरा फायर जो है वो इसका यूज जिस बंदे पे भी करते थे वो घायल होकर नीचे गिरता जा रहा था। और पहले ये फाइट जहां आसमान में चल रही होती है अब जमीन पे चलने लगती है। अब यहाँ हर हाल में इस पावरफुल फायर के होने से इन डिमन डायनेस्टी वालों का ही पड़ना भारी था, लेकिन यहाँ जीनी सेक्ट के डिसाइपल्स की भी हिम्मत की दाग देनी पड़ रही थी। वो हालांकि यहाँ पे फाइट में लगातार हार रहे थे, लेकिन उनमें साहस तो कूट कूट के भरा होता है, जिसके कारण वो लगातार फाइट करते ही जा रहे थे। अब वे एक दूसरे की मदद तो कर रहे होते हैं और इस सेक्ट के डिसाइपल सब कुछ चंद ही बचे रह गए थे। लेकिन अब अटैक करने की बारी उस डिमन लॉर्ड की होती है। उसने अपनी इविल मैजिक का यूज करके आसमान में एक ऐसा ऑरा फैलाया होता है कि वहाँ पे एक बहुत बड़ा मास्क अपीयर होता है। अब ये जो मास्क होता है वही इस डिमन लॉर्ड का ट्रू फॉर्म होता है। उस मास्क का मुंह खुलते ही वही खतरनाक से जहरीली ग्रीन फायर बाहर निकलती है और उस डिमन लॉर्ड के ये कहते हैं कि आज पूरे इस जीनी सेक्ट को ही वो जान से मार डालेगा, इससे पहले कि वो फायर सारे डिसाइपल्स के समेत एल्डर्स का भी खात्मा कर दे। एल्डर्स जो होते हैं अपनी स्ट्रेंथ का यूज करके अलग अलग एरेज जनरेट करते हैं, जिसके कारण उस आग का असर इन पे नहीं होता। लेकिन यहाँ सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात ये होती है कि वे जो सारे एल्डर्स होते हैं मिलके भी उस मास्क पे हमला कर रहे होते हैं, लेकिन वो मास्क ज्यों की त्यों होती है, उस पे खरोच तक नहीं आती। लेकिन यहाँ पे ग्रेट एल्डर ने भी हार नहीं मानी होती है। उनके पास जितनी भी स्ट्रेंथ होती है वो सारी के सारी लगा देते हैं उस मास्क को डिस्ट्रॉय करने में। और जैसे ही वो अपनी सारी स्ट्रेंथ लगाते हैं हम देखते हैं कि उस मास्क में क्रैक्स आना शुरू हो जाते हैं। तभी ही वो जो बड़ा सा मास्क होता है पूरी तरह से चकनाचूर होते हुए नीचे गिर जाता है। लेकिन उसके साथ ही यहाँ पे ग्रेट एल्डर भी गिर जाते हैं, जो कि अब बहुत ही बुरी तरीके से घायल हो चुके थे। अब अपने एल्डर की ये हालत देख करके सारे डिसाइपल्स उनका बदला लेने के लिए आगे बढ़ते हैं। इसमें वो जो डिमन होता है वो जोर जोर से हंसने लगता है और उन्हें कहता है कि तुम्हारा जब ये ग्रेट एल्डर मेरा सामना नहीं कर पाया तो तुम जैसे पिल्ले मेरा क्या ही उखाड़ लोगे। बेहतर यही होगा कि अपने इस पूरे जीनी सेक्ट को हमारे हवाले कर दो और तुम सभी सरेंडर हो जाओ। जिस पे ग्रेट एल्डर जिनकी मरने की हालत हो चुकी है फिर भी वो कहते हैं कि मारना है ना तो मार डालो, लेकिन तुम्हारे सामने तो झुकेंगे नहीं। और हमारे इस जीनी सेक्ट में एक भी बंदा नहीं मिलेगा जो कि मौत से डरता हो या घबराता हो। ये सब सुनते ही यहाँ जो लिवॉन होता है ना एक गहरी सांस लेता है कि आखिर ये मुझे कब तक प्रोटेक्ट करते रहेंगे, मुझे क्यों नहीं ये मरने देना चाहते। फाइनली यहाँ ये जो लिवॉन का सब्र का बांध होता है ना वो टूटता है और वो अपनी तलवार फेंक देता है, जिसपे वो ग्रेट एल्डर उससे कहते हैं कि आखिर तुम करने क्या वाले हो। जिसपे वो डिमन लॉर्ड को लगता है कि फाइनली यहाँ लिवॉन जैसा एक स्मार्ट बंदा भी है जो कि अपने आप को मेरे हवाले करने के लिए तैयार हो गया है। आगे लिवॉन जो होता है वो अपने मास्टर से कहता है कि क्या आपकी तलवार मुझे उधार मिल सकती है। अब उस सेक्ट की धरोहर उस गोल्डन तलवार को यहाँ जो मास्टर होते हैं लिवॉन के हवाले कर देते हैं। लिवॉन उस गोल्डन शॉट को लेते ही गुस्से से उस डिमन लॉर्ड की तरफ बढ़ता है और उसे कहता है कि माफ कर बड़बोले, तुमने मुझे लगता है गलत समझ लिया है। तुझे मारने के लिए तो मेरी तलवार नहीं बल्कि मेरे मास्टर की शॉट ज्यादा सही रहेगी। जिसपे वो डिमन लॉर्ड उसे कहता है कि एक चींटी होकर के मुझे यहाँ धमकी देता है, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे सामने यूं आवाज उठाने की। आगे उस डिमन लॉर्ड ने गुस्से से आग बबूला होते हुए अपनी पावर को एक्टिवेट कर लिया होता है और उसी खतरनाक सी ग्रीन फायर की चपेट में यहाँ लिवॉन आ जाता है।
लिवॉन का शरीर यहाँ पे जल रहा होता है, लेकिन उसकी हिम्मत जरा भी कम नहीं होती। वो उसी आग का सामना करने के लिए काफी निडरता के साथ आगे बढ़ रहा होता है। उसके इस साहस को देखते ही सभी की आंखें नम हो जाती हैं कि किस तरह लिवॉन हम सबको बचाने के लिए अपने आप को यूं सेक्रीफाइस करने के लिए चल पड़ा है। यहाँ लिवॉन उस डिमन को खुला चैलेंज कर देता है कि चाहे तू मेरे यहाँ पे जितने भी टुकड़े कर डाले, लेकिन हमारे ये जो जीनियस एक्ट है वो कभी भी तेरे हवाले नहीं किया जाएगा। जिस पे वो डिमन उसे कहता है कि जब तेरी यही इच्छा है कि तुझे टुकड़े टुकड़े कर दिया जाए, तो मैं तुम्हारी ये आखिरी इच्छा पूरी कर देता हूँ। आगे उसने लिवॉन पे अटैक करने के लिए अपने उसे खतरनाक से मार्क्स को वापस से रीजनरेट कर लिया होता है। उस मार्क्स से वही खतरनाक किस्म की वो फायर निकलती है जो कि सीधा लिवॉन पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। लिवॉन ने भी इस अटैक का जवाब देने के लिए अपनी तलवार से वार किया होता है, जिसके कारण इन दोनों की पावर्स एक दूसरे से टकरा करके नलीफाई हो जाती हैं। लेकिन उस मार्क से निकली हुई फायर इतनी दूर तक जाती है कि वो यहाँ लिवॉन के शरीर को जला डालती है, जिसके कारण वही उसके ऑन द स्पॉट ही मृत्यु हो जाती है। जैसा कि उसके मरते ही यहाँ पे उसकी सिस्टम जो होती है वापस से उसे होस्ट को कांग्रेचुलेट करती है, क्योंकि अब लिवॉन के शरीर से उसकी आत्मा बाहर आ चुकी थी और यहाँ पे अब की बार लिवॉन ने एक ऑनरेबल मौत को पाया था। अब आगे सिस्टम उसे बताती है कि यहाँ पे होस्ट ने जो मरने का एक ऑनरेबल परफॉर्मेंस दिखाया है, जिसके कारण अब उसे 53 रिवॉर्ड पॉइंट्स दिए जाते हैं। तुरंत ही यहाँ सिस्टम लिवॉन के सामने एक स्क्रीन दिखाती है। लिवॉन यहाँ ये तय कर लेता है कि अब के बार वो इस रिवॉर्ड पॉइंट्स का काफी सोच समझ करके इस्तेमाल करेगा। इसीलिए कुछ रिवॉर्ड पॉइंट्स का यूज वो अपने शॉर्ट स्किल को बढ़ाने के लिए खरीदता है और बाकी के पॉइंट्स को वो और भी एडवांस लेवल के स्किल्स खरीदने में लगाता है। अब वहाँ पे सिर्फ धूल ही धूल बिखरी पड़ी थी। उस डिमन लॉर्ड को लग रहा होता है कि उसने लिवॉन का काम तमाम कर दिया है और इस हरी फायर में तो उसकी बॉडी जल भुन के राख हो चुकी होगी। अब आगे वो डिमन जो होता है यहाँ लिवॉन का ही मजाक उड़ाने लगता है कि गरजने वाले जो बादल होते हैं वो बरसते नहीं हैं। ये बंदा कितना भौंक रहा था, लेकिन इसे क्या पता था कि इतने भौंकने के बावजूद भी उसे इतनी आसान मौत मिलेगी। और इतना ज्यादा ये जो डींगे हाँक रहा था, मुझे लगा था कि इसमें होगी कोई मैजिकल पावर्स, लेकिन ये तो नील बटे सन्नाटा निकला। और अच्छा हुआ ये मर गया, मेरे लिए तो ये किसी ट्रैश से कम नहीं था। धरती का बोझ आखिर कम हुआ कि तभी यहाँ पे जो लिवॉन होता है इसने सारी रिवॉर्ड पॉइंट्स का यूज कर लिया होता है और पुनर्जीवित हो जाता है। उस धूल के छटते ही सभी को लिवॉन की बॉडी दिखाई देती है, लेकिन वही अर्धनग्न अवस्था में। लेकिन अपनी इस कंडीशन के बारे में भी लिवॉन जानता था, इसलिए उसने अपने साथ एक स्टोरेज स्पेस में एक ऐसी कॉस्ट्यूम रखी थी जो कि चाहे जितनी भी जल या फट जाए वो वापस से अपने आप को रिग्रो करते हुए रिपेयर हो जाएगी। यहाँ पे लिवॉन ने तुरंत ही उस कॉस्ट्यूम का यूज कर लिया होता है और अपने आप को वो ढक लेता है। अब उस डिमन लॉर्ड की तो यहाँ लिवॉन को देखती ही बोलती बंद हो जाती है। लिवॉन से कहने लगता है कि आखिर तूने किस ट्रिक का यूज किया है, तुम तो अभी मर गए थे तो वापस से कैसे जिंदा हो गए। जिस पे लिवॉन उसे कहता है कि फाइट करना है तो फाइट करो, लेकिन यहाँ ना बड़बड़ करते हुए अपनी बकवास बंद करो। जिस पे वो डिमन लॉर्ड ये कहते ही कि तुझे मुझे फिर से मारना आता है, आगे मैं तुम्हारी सोल को ही डिस्ट्रॉय कर दूंगा, फिर देखते हैं कि तू वापस से कैसे जिंदा होता है। इतना कहते ही वो अपने खतरनाक से मास्क को और भी ज्यादा पावरफुल बना लेता है, जिसके कारण उसका जो आकार होता है वो और भी ज्यादा बढ़ जाता है। वो जो ईवल मास्क होती है अपने आसपास की ईवल शक्तियों को एब्जॉर्ब करके वो यहाँ पे साइज में दुगना हो जाता है। और जैसे ही वो लिवॉन पे अटैक करने के लिए आग उगलने ही वाला होता है कि लिवॉन ने अपने उसी गोल्डन शॉट का यहाँ पे यूज किया होता है, जिससे निकलने वाली ऑरा इतनी ज्यादा चमकीली होती है कि उस डिमन लॉर्ड की आंखें चौंधिया जाती हैं और वो सोचता ही रह जाता है कि आखिर ये चीज क्या है। अब उस गोल्डन शॉट ने ऐसी टेक्निक जनरेट कर ली होती है जो कि यहाँ पे जीनी सेक्ट के फाउंडर ने ही क्रिएट की थी। इस टेक्निक की प्रैक्टिस जो है वो सिर्फ इस सेक्ट के फाउंडर ही किया करते थे, क्योंकि 1000 साल पहले ये टेक्निक गायब हो चुकी थी। इस टेक्निक का नाम ग्रेट सन गोल्डन टेक्निक होता है, जिसके बारे में ग्रेट एल्डर बताते हैं कि उन्होंने एंशिएंट बुक में सिर्फ इसके बारे में कभी पढ़ा था, लेकिन ये ऐसी होती है ये आज ही देख रहे हैं। अब आगे यहाँ पे लिवॉन ने उसी टेक्निक का इस्तेमाल किया होता है और एक जोरदार अटैक वो उस मार्क्स के ऊपर करता है, जिससे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट वहाँ पे होता है और यहाँ लिवॉन की फिर से जान चली जाती है। अब इतना बड़ा ब्लास्ट वहाँ जो हुआ था, इसके कारण यहाँ सारे सेक्ट वालों को यही लगता है कि अब की बार लिवॉन मारा जा चुका है। लेकिन जैसा कि हमें पता है, लिवॉन जैसे ही मरता है उसके पास तो अमर होने की क्षमता है, उसके पास एक ऐसा सिस्टम हाथ लग गया है जिसकी वजह से वो बार बार पुनर्जीवित हो जाता है, वो भी और भी ज्यादा पावरफुल बनके। फिर से वो आधा नंगा खड़ा होता है, लेकिन अब की बार उसने एक चुटकी में ही अपने कपड़े बदल लिए होते हैं।
अब आगे वो उस डिमन लॉर्ड से कहते हैं कि अरे वो हेलो, कुछ खाया पिया कि नहीं? तुम्हें क्या लगा था कि मुझसे इतनी जल्दी तुम्हें छुटकारा मिल जाएगा? अब इसमें तो उस डिमन लॉर्ड की यहाँ पे बोलती ही सच में बंद हो जाती है और इसी के साथ ही ये एपिसोड भी यहीं फिनिश किया जाता है। सो गाइज, आप लोगों को ये न्यू सीरीज कैसी लगी है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जितने ज्यादा आप लोग इस वीडियो को लाइक करोगे, इसका नेक्स्ट एपिसोड आपको उतना ही जल्दी मिलेगा। सो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक करें और ये सीरीज आपको कैसी लगी है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बहुत ही जल्द मिलेंगे इसके नेक्स्ट अमेजिंग एपिसोड पे। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, गुड बाय।